तो आज हम देखेंगे कि वीआरएम सेक्शन एक्चुअली काम कैसे करता है। तो पिछले वाला वीडियो में मैंने आपको दिखाया था मदरबोर्ड के ज़रिए कि कौन से कंपोनेंट को क्या कहते हैं, उसमें इनपुट का लाइन, इनपुट आपका कॉयल, फिर इनपुट फिल्टर कैपेसिटर, फिर आउटपुट कॉयल और इंडक्टर और आउटपुट कैपेसिटर कहाँ कहाँ से होकर के कैसे वोल्टेज गुजरता है। तो अभी उसको हम एक बार आज थियोरेटिकली देख लेंगे। और मुझे एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि लास्ट मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट बोल के कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं है वो आज हम देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक 12 वोल्ट डीसी मेरा एसएमपीएस से आ रहा है। ड्रेन सोर्स। तो अभी देखिए मेन जो 12 वोल्ट डीसी जिस मॉसफेट में आ रहा है उसको हम कहते हैं अपर फिट। ये अपर फिट से वोल्टेज 12 वोल्ट जो है वो गेट के द्वारा कन्वर्ट होके सीपीयू का जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो वाला वोल्टेज इस सोर्स से निकल रहा है। अभी निकलने के बाद ये एक दूसरे मॉसफेट में जा रहा है। ये दूसरे मॉसफेट का ड्रेन, उसका सोर्स और इसका गेट यहाँ पर आ रहा है। और मैंने दिखाया था आपको कि ये अपर फिट और अपर फिट के सोर्स से जो वोल्टेज निकल रहा है और लोअर फिट, ये है मेरा लोअर फिट, इसका ड्रेन में जो आ रहा है इसके बीच से एक कनेक्शन निकाला जाता है। वो जाता है एक इंडक्टर पे और इंडक्टर से निकलने के बाद ये एक कैपेसिटर में जाता है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। ये मान लीजिए पॉजिटिव पिन और ये है नेगेटिव पिन, और यहाँ से होकर ये कनेक्शन जाता है सीपीयू में। यह है एक्चुअल एक मॉसफेट का काम। वीआरएम सेक्शन में मॉसफेट कैसे कैसे कनेक्शन रहता है उसका डिटेल बेसिकली वहाँ पर हमने देखा था। जैसे ये वाला बोर्ड मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि यहाँ से 12 वोल्ट इनपुट होता है पहले ये वाला इंडक्टर पे, उसके बाद एक फिल्टर कैपेसिटर होने के बाद ये अपर फिट में पहुँचता है। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पर अभी मिसिंग है। तो इसका एक्चुअल डायग्राम होना चाहिए था ऐसा कि 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, आके पहले एक इंडक्टर पे जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर में लगता है, वहाँ से होके ये ड्रेन में आ रहा है। तो एक्चुअल डायग्राम ये वाला है। अभी देखिए ये गेट जो है, मान लिया जाए कि फ़िलहाल मान लिया जाए कि इस सीपीयू को वोल्टेज चाहिए 1.7 वोल्ट। तो ऐसा हो सकता था कि एक वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पर बना दिया। 12 वोल्ट जो आ रहा है, जैसे कि ऐसे एक 12 वोल्ट का इनपुट आ रहा है, हमने यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर बना दिया। यहाँ पर से एक 1.7 वोल्ट डीसी आउटपुट निकाल के इसको हमने डायरेक्ट सीपीयू में दे दिया। तो यहाँ पर इतना मगजमरी करने का क्या ज़रूरत है? इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ऐसा है, देखिए बेसिकली हम लोग देखते हैं कि शायद आपने देखा होगा एसएमपीएस जो है
SMPS के पीछे वो जो स्टिकर लगा हुआ रहता है वहाँ पर दिया हुआ रहता है कि कौन से कलर के केबल से या फिर वायर से कितना वोल्टेज निकल रहा है और वो वाला वोल्टेज के साथ कितना एम्पियर निकलता है। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कोई SMPS है कि नहीं फिलहाल अभी। ये एक SMPS है, यहाँ पर ये एक एमकॉनिक्स 350 वाट का SMPS है। यहाँ पर देखिए हमें दिख रहा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑरेंज कलर का जो वायर है उससे निकल रहा है प्लस 3.3 वोल्ट और एम्पियर है 18 एम्पियर। येलो प्लस 12 वोल्ट 12 एम्पियर, ब्लू से माइनस 12 वोल्ट 0.5 एम्पियर। ऐसे डिटेल्स में सब दिया हुआ है कि कौन से कलर के पिन से वायर से कितना वोल्टेज आउटपुट होता है और उसके साथ कितना एम्पियर निकलता है। ठीक, तो मैंने ये आपको क्यों दिखाया वो मैं भी बता रहा हूँ। यहाँ पर CPU को चाहिए 1.7 वोल्ट। मान लिया जाए कि यहाँ पर मैंने एक CPU लगाया जिसको चाहिए 1.5 वोल्ट, या फिर ऐसा एक CPU जिसमें चाहिए 1.8 वोल्ट। तो अलग अलग वोल्टेजों के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज देना ज़रूरी है। वो एक प्रोसेस के ज़रिए डिटरमिन किया जाता है कि प्रोसेसर को कितना वोल्टेज, जो प्रोसेसर हमने यहाँ पर लगाया उसमें कितना वोल्टेज दिया जाएगा, या फिर उस प्रोसेसर के वर्किंग वोल्टेज मीन्स कि कोई भी कंपोनेंट या कोई भी IC को काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होता है उसको कहते हैं उस कंपोनेंट या IC का वर्किंग वोल्टेज। तो ये CPU को जो वर्किंग वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना है वो CPU एक जगह को पर एक सिग्नल के ज़रिए भेजता है, वहाँ से कंट्रोल होने के बाद पर्टिकुलर ये गेट से वो वाला वोल्टेज निकलता है। वो कैसे होता है वो हम अभी देखेंगे कुछ देर में। तो अभी मैंने आपको ये जो कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पर तो डायरेक्ट ऐसा CPU को एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए तो उसको हम यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर के ज़रिए रेगुलेट करके 12 वोल्ट को डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देने से मेरा CPU स्टार्ट हो जाता। तो इतना कॉम्प्लेक्स बनाने का क्या ज़रूरत है? कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत इसीलिए है कि एक CPU काम करता है मान ले 1.7 वोल्ट पे, लेकिन इसको एम्पियर चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। एक SMPS से हमने अभी देखा, यहाँ पर देखिए फिर से एक SMPS से मैक्सिमम एम्पियर यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 25 एम्पियर और वो आ रहा है रेड कलर का जो वायर है इससे। लेकिन मदरबोर्ड के यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी पिन है, यहाँ पर जो पिन लगते हैं वो 4 वायर जहाँ पर आते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा इस पे येलो कलर का पिन कनेक्ट होता है। तो येलो कलर का जो वायर है उससे निकलता है प्लस 12 वोल्ट 12 एम्पियर। लेकिन CPU को काम करने के लिए चाहिए होता है लगभग 25 से लेके 40 एम्पियर तक। एक CPU जब कंप्लीट रनिंग कंडीशन में आएगा तब उसको 25 एम्पियर से लेके 40 एम्पियर तक ज़रूरत होती है। लेकिन वोल्टेज चाहिए 1.5 या फिर 1.7 या फिर 1.8, जैसा CPU हमने लगाया है उसके हिसाब से वोल्टेज दिया जाता है। तो ये वाला पर्टिकुलर वोल्टेज में इतना हाई एम्पियर को कैसे जनरेट किया जाता है? यही कारण है कि CPU को डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई ऐसे ही फिक्स करके नहीं दिया जाता है, उसको स्विचिंग के ज़रिए एम्पियर को बूस्टिंग किया जाता है। बूस्टिंग करने के बाद वो पर्टिकुलर एम्पियर CPU को दिया जाता है, उसके बाद CPU काम करने लगता है। तो अब ये बूस्टिंग कैसे होता है, ये स्विचिंग कैसे होता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, जैसे कि हम लोग ये कंप्यूटर, मदरबोर्ड, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी हो, टैब, मोबाइल्स जो भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो है, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, सिर्फ 2 ही भाषा समझता है, इधर 1 और
0। इसके डिटेल्स में हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में देख चुके हैं कि ये 1 0 लॉजिक हाई लॉजिक लो क्या है। मैं अभी फ़िलहाल उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, जो यहाँ पर रिकॉर्ड है मैं बस उतना ही बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 मीन्स जो डिजिटली अगर हम इसको सिग्नल के ज़रिए दिखाएं तो है दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, दैट इज़ लॉजिक हाई और ये है लॉजिक लो, या तो फिर इसको कह सकते हैं ऑन और ये है ऑफ। तो एक सिग्नल जाता है, एक्चुअली डिजिटल सिग्नल जो है वो ऐसे मूव करता है। वेरिएशन हो सकता है कि ऑन कंडीशन में कुछ ज़्यादा देर रहा, फिर लो कंडीशन में रहा, फिर ऐसा हुआ, कुछ भी हो सकता है इसमें। मेन थिंग जो है वो है कि ये वाला है मेरा 1 और ये वाला है 0, और ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ 1 0 1 0 1 0। अभी यहाँ पर इस जगह को ज़रा ध्यान से समझिए। 12 वोल्ट आके यहाँ पर रुका हुआ है, यहाँ पर वेट कर रहा है 12 वोल्ट। अभी गेट में हमने एक पल्स मीन्स ऐसा वेवफॉर्म जो है एक पल्स दिए हैं ऑन कंडीशन, दैट इज पॉजिटिव एक पल्स दिया, मतलब कि गेट को हमने ऑन किया। एकदम सीधी तरीके से आसान से भाषा में अगर मैं कहूँ तो मैंने गेट को एक बार एक पल्स दिया, पॉजिटिव पल्स आया। यहाँ पर पॉजिटिव पल्स आने से क्या हुआ, गेट ये ड्रेन में जो वोल्टेज था वो वोल्टेज यहाँ पर से 1.7 वोल्ट रेगुलेट होकर निकल रहा है। अभी ये 12 वोल्ट कैसे 1.7 वोल्ट होता है वो हम अलग क्लास में देखेंगे। फिलहाल इतना समझने की कोशिश कीजिए कि ये रेगुलेशन ऐसे ही होता है, ये गेट ऐसे ही काम करता है, या फिर गेट को ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है ताकि ये 12 वोल्ट में से सिर्फ 1.7 या फिर 1.5 वोल्ट को ही यहाँ से निकालेगा। कैसे हो रहा है वो हम अलग क्लास में देखेंगे। तो ये 1.7 वोल्ट यहाँ पर आके रुका हुआ है। आने के बाद वो ये इंडक्टर में गया, फिर कैपेसिटर में गया, 1.7 वोल्ट सीपीयू में गया। लेकिन यहाँ पर एक पल्स आ रहा है, एक बार ऑन हो रहा है, एक बार ऑफ हो रहा है, एक बार ऑन हो रहा है, एक बार ऑफ हो रहा है। तो जिस टाइम पे ये ऑन हुआ उस टाइम पे 1.7 वोल्ट यहाँ पर से चला गया। जब ये ऑन है तब ये है ऑफ कंडीशन में। ये अगर मेरा पल्स है तो ये वाला जब यहाँ पर दिया गया है पॉजिटिव पल्स, तब ये नेगेटिव पल्स यहाँ पर है। दैट इज जब ये गेट ऑन है तब ये गेट ऑफ है। तो इसीलिए ये गेट ऑफ रहने की वजह से यहाँ पर जो ऑन होने के बाद 1.7 वोल्ट आया था वो यहाँ पर आके रुका हुआ है, और वो 1.7 वोल्ट यहाँ से होकर के सीपीयू तक पहुँच रहा है। अभी नेक्स्ट ये गेट को ऑन किया जाता है। जब ये गेट ऑन हुआ तब ये वाला मेरा अपर गेट ऑफ कंडीशन में चला गया, तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट आके फिर से रुक गया, और यहाँ का जो 1.7 या फिर 1.5 वोल्ट जो था वो यहाँ से निकल के ग्राउंड में पहुँच रहा है। फिर से ये गेट को ऑन किया गया, इसको ऑफ किया गया, फिर से यहाँ से 1.7 वोल्ट आया। तो मतलब ये एक स्विचिंग कर रहा है, एक बार ऑन एक बार ऑफ, एक बार ऑन एक बार ऑफ, एक बार ऑन एक बार ऑफ। तो ऐसे क्या कर रहा है, 1.7 वोल्ट को स्विचिंग करवा रहा है। ये स्विचिंग इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि 1.7 वोल्ट हम अगर यहाँ पर मल्टीमीटर का प्रोब लगा के देखें तो हमें दिखाई देगा कि 1.7 वोल्ट कांस्टेंट या फिर 1.5 वोल्ट कांस्टेंट। ये हल्का सा वेरिएशन जो कभी बीच बीच में कभी ऑफ होने का चांसेस है, जबकि ये लो हो रहा है अपर गेट, तब ये लोअर गेट ऑन हो रहा है, तब जाके यहाँ पर एग्जिस्टिंग वोल्टेज ग्राउंड में पहुँच रहा है। तुरंत ये ऑन हो गया 1.7 वोल्ट, फिर से यहाँ से निकल के आ गया। तो ये जो गैप है, ये गैप हमें दिखाई नहीं देता है, इतना फास्ट ये स्विचिंग होता है। तो ये स्विचिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक हाई एम्पियर जनरेट होता है जो मेरे इंडक्टर में स्टोर होता है, वो कैपेसिटर के ज़रिए फिल्टर होने के बाद प्रोसेसर तक पहुँचता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये गेट कंट्रोल किससे होता है।
ये वाला गेट एक आईसी के ज़रिए कंट्रोल होता है। इस आईसी को कहते हैं PWM आईसी, पल्स विद मॉड्यूलेटर आईसी। ये पल्स विद मॉड्यूलेटर आईसी के साथ सीपीयू का एक कनेक्शन रहता है, इसको कहते हैं Vsense फीडबैक सिग्नल। ये Vsense फीडबैक सिग्नल, ये सिग्नल के ज़रिए प्रोसेसर जो सॉकेट पे लगा हुआ रहता है या फिर जो प्रोसेसर हम लोग लगाते हैं वो प्रोसेसर PWM आईसी को एक सिग्नल भेजता है कि इसका रिक्वायर्ड वोल्टेज क्या है, मतलब कि इसको 1.7 चाहिए या 1.5 या 1.8, कौन सा वोल्टेज इसको चाहिए। उस हिसाब से PWM आईसी गेट पर उतना ही वोल्टेज भेजता है जिससे कि ये 12 वोल्ट ड्रॉप होके इसके रिक्वायर्ड 1.7 या 1.5 वोल्ट ही ये सोर्स से निकाल सके। ठीक है, अभी देखिए ये है कि बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल एकदम सिंपल फॉर्मेट में मैंने समझाने की कोशिश किया। तो अभी देखिए एक चीज़ मैं बताऊं आपको, ये वाला मदरबोर्ड में देखिए जो मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, ये वही मदरबोर्ड है। यहाँ पर एक अपर फिट है, एक लोअर फिट है, फिर से एक अपर फिट, लोअर फिट, यहाँ पर एक अपर फिट, ये भी लोअर फिट। लेकिन मैंने यहाँ पर थियोरेटिकली आपको समझाने के वक्त दिखाया कि एक अपर फिट, एक लोअर फिट। लेकिन ये वाला बोर्ड में तो बहुत सारे अपर फिट है, बहुत सारे लोअर फिट्स हैं। ये एक दूसरा मदरबोर्ड, यहाँ पर भी देखिए ये अपर फिट, लोअर फिट। यहाँ पर से मैंने फिट्स को निकाल दिया था, तो इसलिए यहाँ पर मिसिंग दिख रहा है आपको। शायद आपको दिखेगा कि यहाँ पर फिट लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर सब होल है। यहाँ पर भी देखिए ये एक सेट हुआ, अपर फिट, लोअर फिट। यहाँ पर भी एक अपर फिट, लोअर फिट, अपर फिट, लोअर फिट, ऐसे सेट है। तो अगर एक ही फिट अपर फिट और एक ही लोअर फिट के ज़रिए मेरा ये सीपीयू का कोर वोल्टेज जिसको कहते हैं, ये कोर वोल्टेज अगर सप्लाई कंप्लीट हो सकता था, तो ये सब बोर्ड्स क्यों इतना सारा 3, 4, 5 ऐसे अपर सेट यूज़ करता है या फिर 3, 4, 5 लोअर फिट यूज़ कर सकता है, मतलब कि सॉरी यूज़ करता है क्यों? इसका रीज़न ये है, मान लीजिए एक 12 वोल्ट को, 12 वोल्ट नहीं बेसिकली एक सिंपल सा चीज़ मैं बताऊँ आपको। एक हेवी वेट सिस्टम आपको कहा गया पॉइंट A टू आपको लेके जाना है पॉइंट B तक। तो ये हेवी वेट सिस्टम अगर 1 पर्सन, सिर्फ एक सिंगल पर्सन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने के बाद देखा गया कैसे ये पॉइंट A टू पॉइंट B वो 3 टाइम्स, मतलब कि 3 बार जा सकता है। उसके बाद उसको जाने के लिए कहा गया तो वो एबल नहीं रहेगा या फिर ये ज़्यादा लोड वो पॉइंट A टू पॉइंट B नहीं ले जा सकता। अभी फ़िलहाल 2 पर्सन, मतलब कि 2 इंसान को अगर कहा गया कि ये जो टोटल वेट है इसको 50-50 बैलेंस करके पॉइंट A टू पॉइंट B तक आप ले जाएं, तो शायद ये 3 बार से बहुत ज़्यादा टाइम्स, मतलब 3 बार की जगह शायद 5 बार, 6 बार, 7 बार वो इसको आना जाना कर सकते हैं। मतलब कि ये लोड जो है उसको हमने बैलेंस कर दिया 50-50 दोनों पर। अगर ये 2 के जगह 3 पर्सन या फिर 3 इंसान को बोला जाए कि भाई आप लोग इसको अलग अलग से लोड बैलेंस करके लेके जाओ, तो उस टाइम पे ये लोग और भी ज़्यादा टाइम पॉइंट A टू पॉइंट B ट्रैवल कर सकते हैं। एकदम सेम थिंग यहाँ पर भी किया जाता है। ये जो स्विचिंग हाई फ्रीक्वेंसी में ये जो स्विचिंग किया जा रहा है, ये एक सिंगल अपर फिट और एक सिंगल लोअर फिट अगर हम लोग ये मदरबोर्ड में यूज़ करें, जो कि बहुत सारे चाइनीज़ बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 2 ही फिट यूज़ किया जाता है, एक अपर फिट और एक लोअर फिट। लेकिन कोई भी अच्छा खासा ब्रांडेड बोर्ड जैसे मान लीजिए इंटेल, आसूस या फिर MSI या फिर कोई भी हाई एंड बोर्ड में ये सिर्फ एक अपर और एक लोअर फिट, मतलब कि टोटल 2 फिट के ज़रिए कहीं पर भी आपको CPU सेक्शन में यूज़ किया गया है ऐसा नहीं दिखेगा। वहाँ पर आपको 2
या 3, कम से कम 2 सेट तो दिखेगा ही। वो इसीलिए किया जाता है ताकि ये जो लोड बैलेंसिंग है या फिर ये जो हाई एम्पियर जनरेशन हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी जो जनरेशन हो रहा है, इसको थोड़ा बैलेंस किया जा सके और बोर्ड का लॉन्जिविटी थोड़ा बढ़े। तो ये वाला सेक्शन जो है इसको कहते हैं एक फेज, दैट इज वन फेज। ऐसा बहुत सारा फेज कोई के मदरबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। जैसे पैरेलल में ये एक अपर फेट, उसके साथ एक लोअर फेट, ये ग्राउंड, फिर एक दूसरा अपर फेट, वहाँ से लोअर फेट ग्राउंड, फिर एक अपर फेट, एक लोअर फेट, फिर इसको ग्राउंड कर दिया। अभी ये सब इंटरनली कनेक्टेड है मदरबोर्ड के पीसीबी के ज़रिए, पीसीबी के ऊपर से लेयर के ज़रिए इसे सब कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल कनेक्टेड, दीज आर पैरेलली कनेक्टेड, पैरेलल कनेक्शन। लोअर फिट सब पैरेलल कनेक्शन। और यहाँ पर से जो आउटपुट का लाइन जो निकलेगा वो भी ऐसे कनेक्ट होके एक सिंगल आउटपुट जाता है सीपीयू तक। तो ऐसा कनेक्शन देने से क्या होता है, मदरबोर्ड में ये जो टोटल स्विचिंग हो रहा है या फिर सीपीयू सेक्शन या वीआरएम सेक्शन जो काम कर रहा है, उस लोड को बैलेंस किया जाता है ताकि मदरबोर्ड का लॉन्जिविटी बढ़े, उसका जो टोटल रेगुलेशन है वो थोड़ा अच्छा रहे। सिर्फ यही एक रीज़न है कि अच्छा खासा मदरबोर्ड में आपको ये अपर फिट 1 फेज़, 2 फेज़, 3 फेज़, ये इसको एक फेज़ कहा जाता है। मैंने अभी बताया था आपको कि एक अपर फिट और लोअर फिट के ज़रिए जो स्विचिंग करके वोल्टेज भेजा जा रहा है उसको कहते हैं एक फेज़। तो अच्छा मदरबोर्ड में आपको 2 फेज़, 3 फेज़ ऐसे मदरबोर्ड दिखेंगे। तो मेरे पास एक प्रिंट आउट है जिससे आपको दिखेगा, ये है। यहाँ पर देखिए, ये एक अपर फिट, लोअर फिट, ये अपर फिट, लोअर फिट, ये अपर फिट, लोअर फिट। यहाँ पर देखिए अपर फिट का जो है ये आपका ड्रेन यहाँ पर से हो करके यहाँ पर कनेक्टेड है, फिर यहाँ से हो करके यहाँ पर कनेक्टेड है। और लोअर फिट का जो ये है ग्राउंड, ये लोअर फिट का ग्राउंड, और ये है आपका ये लोअर फिट का ग्राउंड। ये एक फेज़ है। इस फेज़ से जो इंडक्टर के ज़रिए वोल्टेज निकाला जा रहा है, इस फेज़ से जो इंडक्टर के ज़रिए वोल्टेज निकाला जा रहा है, वो दे आर इंटरकनेक्टेड। और वो इस फेज़ के ज़रिए जो वोल्टेज निकाला जा रहा है उस इंडक्टर के साथ भी कनेक्टेड है, और एक सिंगल आउटपुट लाइन सीपीयू को दिया जा रहा है, फिक्स्ड एक वोल्टेज। अब देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि PWM IC के ज़रिए, PWM IC के ज़रिए ये फेट को कंट्रोल किया जाता है, अपर फेट हो चाहे लोअर फेट हो, जो भी। लेकिन यहाँ पर एक बात है, हर एक मदरबोर्ड में डायरेक्ट PWM के ज़रिए ये गेट को कंट्रोल नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर PWM IC और फेट्स के बीच में एक दूसरा IC यूज़ किया जाता है। जैसे एक छोटा सा 8 पिन IC आपको दिखेगा, ऐसा एक 8 पिन IC आपको दिखेगा। इसके ज़रिए कनेक्शन जा रहा है अपर फेट में, यहाँ से मान लीजिए एक कनेक्शन दिया गया है, ऐसे बनाया जा सकता है। और ये IC यहाँ से कनेक्टेड रहेगा PWM के साथ। ऐसे भी एक फेज़ बनाया जाता है।
यहाँ पर PWM को लेकर फेज़ नहीं है, फेज़ है सिर्फ, ये एक फेज़ है। इसका पैरेलल बहुत सारा बन सकता है, 2 फेज़, 3 फेज़, 4 फेज़ मदरबोर्ड ऐसे बन सकता है। तो मैंने जैसे पहले कहा था आपको कि यहाँ पर ऐसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर ऐसे बताया जाता है कि ऐसे मेन मॉस्फेट, कुछ सपोर्टिंग मॉस्फेट है, बहुत सारे ऐसे मॉस्फेट दिया जाता है जो ऐसे ऐसे काम कर सकता है, 1 से कम हो सकता है, 2 से कम हो सकता है। मुझे पता नहीं ये लोग क्यों ऐसे कहते हैं। सबके पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी चीज़ होता है, बिहाइंड ईच एंड एवरी ऑफ दो स्ट्रक्चर और डिज़ाइन, वहाँ पर कुछ ना कुछ रीज़न है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगा मैंने कुछ बना दिया। तो ये जो फेज़ है, ये जो फेज़ है, ये एक आईसी के ज़रिए कंट्रोल हो रहा है और ये वाला आईसी PWM के ज़रिए कंट्रोल हो रहा है। ये ऐसा दूसरा फेज़ बन सकता है, वहाँ पर भी एक सेम आईसी रहेगा, वो PWM के साथ कंट्रोल होगा। ये आईसी को कहा जाता है ड्राइवर आईसी। ड्राइवर आईसी मीन्स ये गेट, ये दोनों, ये जो 2 फेट है, ये 2 फेट के जो 2 गेट्स हैं, ये गेट्स को जो ड्राइव करता है, तो वो है मेरा ड्राइवर आईसी। तो ये है एक VRM सेक्शन में कैसे एक्चुअली इंटरनली या फिर बहुत अलग अलग से चीज़ों को कैसे काम में पे लगाया जा सकता है या फिर काम करवाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ड्राइवर आईसी है नहीं, इसमें भी कोई ड्राइवर आईसी नहीं है। इसमें फेट्स को, मॉसफेट्स को डायरेक्ट ये PWM आईसी के ज़रिए कंट्रोल किया गया है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था। ये एक मदरबोर्ड है, इसमें देखिए ये 2 अलग अलग किस्म के फेट दिख रहे हैं आपको। एक अपर फेट है, एक लोअर फेट है। यहाँ पर देखिए, अगर हम गिनते यहाँ पर तो आपको दिखेगा सेम नंबर ऑफ, ये बड़ा वाला साइज़ का जो फेट है उसका नंबर सही होगा, जितना होगा छोटा वाला फेट का नंबर भी एकदम सेम होगा। जैसे बड़ा वाला फेट है 1 2 3 4, 4 बड़ा फेट है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 छोटा फेट है। नॉर्मली ये बड़ा वाला फेट जो है वो लो फेट या फिर लोअर साइड फेट के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है, और ये छोटा वाला फेट जो है उसको अपर फेट के हिसाब से यूज़ किया जाता है। अभी क्यों लोअर फेट को थोड़ा मोटा या फिर थोड़ा हेल्दी बनाया जाता है, उसके पीछे भी रीज़न है, वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में देखे हैं। जो मैं बता रहा था, देखिए ये है 8 पिन ड्राइवर आईसी। एक ड्राइवर आईसी है, मान लीजिए ये दोनों जो अपर लोअर फिट है उसके लिए एक ड्राइवर आईसी, ये अपर लोअर के लिए एक ड्राइवर आईसी, यहाँ पर एक अपर लोअर के लिए ड्राइवर आईसी, और ये अपर और लोअर के लिए ये एक ड्राइवर आईसी। और ये ड्राइवर आईसी के साथ ये PWM का कम्युनिकेशन है। तो बस ये 2 ही तरीके से बोर्ड का VRM सेक्शन को बनाया जाता है। कहीं पर डायरेक्ट PWM से फेट्स को कंट्रोल करवाया जाता है, कहीं पर PWM आईसी के ज़रिए पहले ड्राइवर आईसी के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, फिर ड्राइवर आईसी के ज़रिए फेट्स को कम्युनिकेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। बस यही है फिलहाल VRM सेक्शन का वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे काम करता है, उसका डिज़ाइनिंग कैसे होता है, बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि लैपटॉप में कैसे इसका, ये चाहे एक्चुअली लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में एकदम सेम है, लैपटॉप में कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स भी लगे हुए रहते हैं, वो कैसे काम करता है वो हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे।